हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे आज एच पी यू एम एड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके लिए मुझे मेल्स भी किए, कमेंट्स भी किए, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन यकीन मानिए, आप सबके सारे कमेंट्स, सारे मेल्स मेरे लिए बेशकीमती हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाने के लिए जो थोड़ी देरी मुझसे हुई है कुछ रीजंस की वजह से, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और एक दो बातें जो मुझे और आपको बतानी है इसमें, ये है कि पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन रहेगी। तो अगर आप सेटिंग्स में रिजोल्यूशन सेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस। और मैं तो मतलब बोल के बता ही दूंगी, तो वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की मेरे पास नहीं थी। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे होते हैं। तो अब एग्जैक्ट आंसर उसका वही है ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने और मेरे एक मित्र संदीप बोध जी, जिनकी मदद से मैंने ये आंसर की तैयार की है, पूरी कोशिश की है कि आंसर्स एक्यूरेट रहें। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि इस ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन आना चाहिए, तो आप मुझे विद प्रूफ मेल कर सकते हैं, यानी कि एक लॉजिकल रीज़न भी होना चाहिए आपके पास। या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। बाकी अब 2-3 दिन में एग्ज़ाम है, सो डोंट टेक स्ट्रेस। रिवाइज करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने पहले ही बताया था, कमीशंस, फिलोसफी वगैरह। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करो जो पहले की वीडियोस में बताए गए हैं, और शांत दिमाग से पेपर दे बस। अब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि नुकसान ही होगा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। तो बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर देना है। होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो भी शायद आपके लिए कुछ और इससे भी बेहतर होगा। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं इस पेपर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन हेल्प्स इन, कि जो प्राइमरी शिक्षा है वो किस चीज़ में सहायक होती है? सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड इन कोर्स अंडरस्टैंडिंग और फॉर नॉलेज, यानी कि बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के प्रजातांत्रिकरण में, पाठ्यक्रम को समझने में या ज्ञान के लिए। So the right answer for this is option number B, that is democratization of child, क्योंकि बच्चे को पता चलता है कि कैसे उसे सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वे में जीना है। नेक्स्ट इज religious thought process totally does the following to the objectives of education, धार्मिक विचार प्रक्रिया शिक्षा के उद्देश्यों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित करती है, प्रभावित नहीं करती है, डू नॉट इन्फ्लुएंस, कमज़ोर करते हैं या कंसोलिडेट करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो सनातन धर्म के स्कूल होते हैं वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी बताते हैं। जो खालसा स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सिख धर्म को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उस हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वहीं मदरसाज, मकताब्स, इनमें अलग तरीके से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर इज द डैश ऑफ अलाइवनेस ऑफ एनी सोसाइटी, कि संस्कृति किसी भी समाज के एकत्व का डैश है, प्रूफ है, यानी कि सबूत है, टूल है, उपकरण है, कॉस्मेटिक है या फिर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रूफ है कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बर्कले एनी ऑब्जेक्ट इज डैश ऑफ क्वालिटीज, बर्कले के अनुसार कोई भी वस्तु गुणों का डैश है, ग्रुप है यानी कि केवल समूह है, ट्रेजर है यानी कि खजाना है, या फिर बिलीव है, विश्वास है, प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजर है यानी कि खजाना है। नेक्स्ट इज प्लेटो हैज डिवाइडेड दिस यूनिवर्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को कितने भागों में विभाजित किया है? सो द राइट आंसर इज 2 वर्ड्स, 2 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, आइडियलिस्ट ह्यूमंस कंसीडर यूनिवर्स, यानी कि जो आदर्शवादी मानव है वो ब्रह्मांड पर विचार करते हैं, क्या मानते हैं ब्रह्मांड को वो? नॉर्मल क्रिएशन यानी कि सामान्य निर्माण, बेस्ट क्रिएशन सर्वश्रेष्ठ निर्माण, क्रिएशन ऑफ गॉड,
ईश्वर की रचना या फिर वर्स्ट क्रिएशन यानी कि सबसे खराब निर्माण। तो आइडियलिज्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वहीं से आपको इसका आंसर पता चल सकता है कि इसका राइट आंसर होगा सी, क्रिएशन ऑफ गॉड। क्योंकि जो आइडियलिस्ट है वो भगवान में विश्वास करते हैं कि जो भी बनाया है वो भगवान ने बनाया है। नेक्स्ट इज रूसो वॉज अ डीस्ट बट ही सीज नेचर एज, यानी कि रूसो देवतावादी विचारों में मानते थे लेकिन वह प्रकृति को कैसे देखते थे, प्योर एंड वेलफेयर, शुद्ध और कल्याणकारी, बेनिफिशियल लाभकारी, डिटेक्टेबल आनंदकारी, इम्प्योर अपवित्र। तो रूसो के बारे में पहले भी बात हुई है और रूसो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो एक तो उन्होंने बुक दी थी इमाइल करके, जिसमें इमाइल क्या था, इमेजिनरी चाइल्ड था, और ये क्या कहते थे, लीव द चाइल्ड अलोन, लेट हिम बी अ नेचुरल मैन रेदर देन सिविलाइज्ड मैन। बुकिश नॉलेज को अपोज करते थे, जेंडर बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात करते थे, इसके अलावा नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे ये। और ये जो इम्पोर्टेंट बात कहते थे कि बच्चे को नेचुरली डेवलप करने दो, उसके ऊपर मतलब कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। इन्हें फादर ऑफ अर्ली चाइल्ड एजुकेशन भी कहा जाता है। ये कम्युनिटी में इक्वालिटी की बात करते थे कि सबको बराबर नज़रों से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म सीज नेचुरल मैटर एंड एक्शंस एज, जो प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाओं को देखता है, फॉल्स यानी कि असत्य, ट्रू सत्य, स्ट्रेंज अजीब, वेन व्यर्थ। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रू। क्योंकि नेचुरलिज्म क्या कहते हैं, सेंसेस आर गेटवेज टू नॉलेज, और क्या कहते हैं, नेचर ही जो है सोर्स है सारी नॉलेज का। जो भी ज्ञान है वो नेचर से आ रहा है, इसीलिए जो एजुकेशन है वो नेचुरल सेटिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड्स ऑफ रोज प्रेगमेटिज्म इज डेफिनेटली, रॉस के शब्दों में व्यवहारिकता निष्ठा से है, अ नेचुरल फॉर्म यानी कि एक प्राकृतिक रूप, एन ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी एक मानवतावादी दर्शन, अ नेचुरल प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यूजलेस व्यर्थ। तो हमें पता है प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है, जहाँ पे क्या बोला जाता है कि ह्यूमंस को जो है वो एक्टिव बीइंग्स हैं और उनमें एबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें थ्रू लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक मेथड्स। तो रॉस इसको क्या मानते हैं, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मानते हैं। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मतलब यानी कि जिसको ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जैसे हो जाती है, पर्सन सेंटर्ड, कि इंसान की भलाई के लिए कोऑपरेशन सिखाए, जो म्यूचुअल टॉलरेंस सिखाए, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, स्कूल में कैसे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाना है वो बताए। और ह्यूमनिज्म को कौन कौन सपोर्ट करते थे, मैस्लो, कार्ल रॉजर्स, इन्होंने क्या कहा, इनकी क्या थियोरीज है, वो चीज़ भी आ सकती है। नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म सीज नॉलेज ऑफ नेचर एज अनवांटेड नॉलेज यानी कि अवांछित ज्ञान, रियल नॉलेज वास्तविक ज्ञान, इग्नोरेंस अज्ञानता, या सेंस क्रिएटेड नॉलेज यानी कि संवेदना से संबंध ज्ञान। तो नेचुरलिज्म क्या मानते हैं, नेचर की नॉलेज को ही रियल नॉलेज मानते हैं। तो 10th का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमैनिटेरियन थिंकर्स हैव एक्सेप्टेड, यानी कि मानवतावादी विचारकों ने स्वीकार किया है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को, यानी कि ये जो अलौकिक तत्व हैं, नेचुरलिस्ट मेटाफिजिक्स को, प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, भौतिकवादी दुनिया को, साइंटिफिक इन्वेंशंस को, वैज्ञानिक आविष्कार को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा में मानते हैं। नेक्स्ट है, इन टर्म ऑफ शंकर सोल इज फ्रैक्शन ऑफ, शंकर के शब्दों में आत्मा का अंश है, डिवाइन दिव्य, अर्थ पृथ्वी, नेचर प्रकृति, ब्रह्मा गॉड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा। नेक्स्ट इज स्वामी जीज विजन ऑन रिलीजन एंड फिलॉसफी वॉज, धर्म और दर्शन पर स्वामी जी की दृष्टि थी, साइंटिफिक वैज्ञानिक, रिलीजियस धार्मिक, तपस्वी, या फिर इरेशनल यानी कि अपरिमेय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स टुक प्लेस इन अमेरिका इन, यानी कि अमेरिका में विश्व धर्म संसद हुई थी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1893 में। और उसमें स्वामी विवेकानंद ने ही सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
और भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। इसके अलावा उनका बर्थडे 12 जैन को होता है और उस दिन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनका रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके रिलेटेड भी कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो क्या बोलते थे कि हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो, और जो व्यक्ति है वो स्वावलंबी बने। ये कुछ बातें इन्होंने कही थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू औरोबिंदो द की एलिमेंट बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इज। अरबिंदो के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक के बीच प्रमुख तत्व है फिजिक्स भौतिकी, आत्मा ब्रह्मा या फिर नेचर यानी कि प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि श्री औरोबिंदो क्या थे, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में मानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी थी इंटीग्रल एडुकेशन की, कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, सेंसेस की ग्रोथ होनी चाहिए, मॉरल ग्रोथ होनी चाहिए बच्चों में। चित्त और मनस की बात करी थी इन्होंने। मन क्या है कि थॉट्स प्रोड्यूस करता है, चित्ता जो है वो उसको रिटेन करता है और रिकॉल करता है, और जो बुद्धि है वो गलत और सही में डिफरेंस देखती है। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक दो और बोली थी कि टीचर्स जो है वो गार्डनर है, ज़रूरत है कि वो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जैसे गार्डनर देखभाल करता है वैसे टीचर करे। और इसके अलावा इन्होंने योगा पर भी फोकस किया था, और ये चीज़ बोली थी इम्पॉर्टेंट कि अ गुड टीचर मस्ट बी गुड योगी एंड सेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम श्री अरबिंदो के टर्म में देखें। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदास इज, यानी कि वेदों की भाषा है एशियन संस्कृत, पाली, प्रकृत या फिर मगधी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जब वेदास की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। और वेद मीन्स क्या होता है, ज्ञान। पहले ये सारे एक ही थे, फिर ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने वेदों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो ऋग्वेदा में क्या है, हिम्स हैं अबाउट माइथोलॉजी, जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूत्र हैं और 11,000 के करीब मंत्र हैं। यजुर्वेदा में क्या है, यज्ञ की विधि विधान के बारे में, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनके बारे में मंत्र हैं। सामवेदा में क्या है, संगीत शास्त्र का मूल भी इसे कहा जाता है, म्यूजिकल फॉर्म्स हैं इसमें, हिम्स हैं अबाउट रिलीजियस रिचुअल्स। अथर्ववेदा में क्या है, रहस्यमय विद्या है, इसमें स्पेल्स हैं अगेंस्ट एनिमीज एंड डिसीजेस, जादू वगैरह का जिक्र भी है इसमें। ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदास। डैश चारों वेदों में सबसे पुराना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले कौन सा था, ऋग्वेदा। तो सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेदा है। नेक्स्ट इज द वुड्स डिस्पैच टुक द आइडिया ऑफ डैश फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज। अब वुड डिस्पैच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। और उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। और कब आया था ये, 1854 में। तो इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है ये, या फिर कौन गवर्नर थे उस वक्त। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किससे आइडिया लिया था उन्होंने। वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए डैश में विचार लिया, या डैश से विचार लिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शुड बी अडॉप्टेड फॉर इवेल्युएशन इन एजुकेशन। शिक्षा में मूल्यांकन के लिए क्या अपनाया जाना चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स, स्मॉल स्ट्रैटेजीज, शार्प टीचिंग्स या रिकमेंडेशंस, यानी कि आधुनिक तकनीकें, लघु रणनीतियाँ, तीव्र तकनीकें या फिर सिफारिशें। तो ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि मॉडर्न टेक्निक्स, आधुनिक तकनीकें हमें अपनानी चाहिए, जैसे डिबेट, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ हो गया, ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट्स, इंटरव्यूज़, इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोठारी कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जून 1966 में।
American academician जॉन ड्यूई हैज़ कंसीडर्ड एजुकेशन एज, अमेरिकी जो शिक्षावादी थे जॉन डेवी ने शिक्षा को निम्न माना है, क्या माना है उन्होंने, बाइपोलर माना है यानी कि द्विध्रुवीय माना है, ट्राइपोलर त्रिध्रुवीय, या फिर क्वाड्रापोलर, या फिर नॉन पोलर यानी कि गैर ध्रुवीय। तो ये पहले भी बात हो चुकी है शायद कि जॉन डोई ने ट्राइपोलर बोला है उनको, उससे पहले क्या बोला जाता था कि एजुकेशन में क्या है, स्टूडेंट है और टीचर है, लेकिन जॉन डोई ने क्या बोला कि ट्राइपोलर है यानी कि 3 पोल्स हैं, टीचर है, स्टूडेंट है और सोसाइटी एंड करिकुलम भी है। तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड POA 1992 द सेकेंडरी एजुकेशन स्ट्रक्चर शुड बी, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 10+2+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर मीनिंग मेकिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स, डैश दूसरों के साथ विचार साझा करने के लिए अभिव्यक्ति के अन्य रूप अर्थ बताने के लिए आधार प्रदान करते हैं, स्कूल, लैंग्वेज, नॉलेज, एजुकेशन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, लैंग्वेज, कि लैंग्वेज हमें एक आधार देती है कि हम दूसरों के बोली चीज़ों को समझ सकें या अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। और फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, आर्ट, क्राफ्ट, सिंबल्स, वर्ड्स, इस तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In India, traditionally followed dash activity to organizing the curriculum, drawing on only the disciplines. तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो इसीलिए हिंदी में भी कहीं कहीं शायद मैं ना बोलूँ। द चाइल्ड्स कम्युनिटी एंड लोकल इन्वायरमेंट, और अगर किसी को चाहिए होगा तो पेपर तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। The child's community and local environment from the context in which learning takes place and knowledge acquires its significance is, तो इसमें यानी कि स्थानीय परिवेश और समुदाय के संदर्भ में बालक के सीखने में स्थान व ज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस अवस्था या फिर किस स्तर पर होता है, तो उसमें राइट आंसर है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द NCTE हेडक्वार्टर इज हेडेड बाय, यानी कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जिस्टेंस में आई थी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत ऑन 17 अगस्त 1995 में। तो इसका हेडक्वार्टर किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, उसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेयरपर्सन के द्वारा यानी कि अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे डैश पे शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, फरवरी 1988 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज Question number 28. The Central Board of Secondary Education set up the National Institute of Open Schooling यानी कि National Open School in, कब केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना की थी। तो इसमें वैसे राइट आंसर है 1989, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है वो आंसर, और ऐसी मिस्टेक्स अक्सर होती रहती हैं। तो 1989, नवंबर 1989 राइट आंसर है वैसे इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज अ डॉक्यूमेंट विच वॉज ड्राफ्टेड बाय द, यानी कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा एक दस्तावेज है जिसे डैश द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर समटाइम कॉल्ड डैश राइट्स, सिविल यानी कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को कभी कभी डैश मानवाधिकार कहा जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन राइट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 3 जनरेशन थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स दी गई है, जिसमें फर्स्ट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और थर्ड है कलेक्टिव और सॉलिडेटरी राइट्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी। The environmental appreciation causes has been prepared by Dash in India under the direction of the Ministry of Human Resources। मानव संसाधन मंत्री के निर्देशन में भारत में डैश द्वारा पर्यावरणीय प्रशंसा के कारण तैयार किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शंस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज हु इज फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण का संस्थापक और प्रमुख प्रस्तावक कौन है? तो ये हमें पता ही है, सिगमंड फ्रॉयड है। इन्होंने बुक भी लिखी है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इद ईगो सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बात की है। और भी इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो आपको सिगमंड फ्रॉयड के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बुक अगर कुछ लिखी है, क्या चीज़ें इन्होंने दी है, कुछ कॉन्सेप्ट दिया हो इम्पॉर्टेंट। उसी तरीके से जंग और एल्फ्रेड एडलर, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है कि इस बार आपको जंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले या टिचनर ने क्या चीज़ दी है वो पूछ ले, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अ मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान का एक प्रमुख हिस्सा डैश के व्यवहार की समझ के लिए है। तो इसमें राइट आंसर आएगा चिल्ड्रन, बच्चे को समझने के लिए ज़्यादातर चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है वुंट ने की थी। 34 का आंसर हो जाएगा डी। और ये की थी इन्होंने 1879 में लिप्जिग जर्मनी में। वुंट ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी एक साइंस है, इसीलिए उन्होंने लेबोरेटरी बनाई थी। उससे पहले साइकोलॉजी को एक जनरल सब्जेक्ट माना जाता था बस। इन्होंने एक बुक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है मोटिव इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एनी एक्टिविटी। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। यानी कि मोटिव किसी भी गतिविधि को शुरू करने, बनाए और विनियमित करने की एक प्रक्रिया है। ये बात किसने बोली थी? तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुड ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डैश आर एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। यानी कि डैश के मूल घटक हैं प्रयास, प्रदर्शन और परिणाम। तो ये क्या है, मोटिवेशन थियोरीज हैं, इक्विटी थियोरी, गोल सेटिंग थियोरी, एक्सपेक्टेंसी थियोरी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेक्टेंसी थियोरी, क्योंकि उसी में कहा गया कि इंसान एफर्ट करता है, जितना ज़्यादा वो एफर्ट करेगा उतनी बेटर उसकी परफॉर्मेंस होगी, उतना अच्छा उसे आउटकम मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो उसके पर्सनल गोल्स होंगे वो पूरे होंगे। उसी तरीके से इक्विटी थियोरी में क्या कहा गया है कि फेयरनेस होनी चाहिए, बैलेंस रहेगा इनपुट एंड आउटपुट रिसीव्ड के बीच में। यानी कि जितना काम आपने किया है, जितना वेतन उस काम के लिए आपको मिल रहा है या जितने आउटकम आपको मिल रहा है उतना ही किसी और को भी मिल रहा है। यानी कि फेयरनेस है। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब अगर किसी ने 1 घंटे काम किया है तो उसको 15,000 मिल रहे हैं और आप भी 1 घंटे काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं, तो वो फेयरनेस नहीं है। तो तब मोटिवेशन लेवल डाउन चला जाता है। तो वही कहती है इक्विटी थियोरी की फेयरनेस होनी चाहिए। ये जॉन स्ट्रेसी एडम द्वारा दी गई थी 1963 में। एक्सपेक्टेंसी थियोरी दी गई थी 1964 में। और जो गोल सेटिंग थियोरी है उसमें क्या बात करी गई थी, गोल स्पेसिफिसिटी, गोल चैलेंजिंग की स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, वो गोल थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए क्योंकि डिफिकल्ट काम करने में मज़ा आता है। गोल एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं कि अब हम कुछ अलग ही गोल रखे जा रहे हैं, अलग इन द सेंस कि जो रियलिस्टिक ही ना हो, जो हम कर सकें वैसा कुछ, फिर उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस फीडबैक। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ये मैंने आपको पहले भी बताई है, बंडूरा द्वारा दी गई है। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, मॉडलिंग कहा जाता है, इमिटेशन होती है इसमें, यानी कि इमिटेट जो करता है बच्चा, जो देखता है उसको देख के ही इमिटेट करता है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन इज नॉट एन इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स। निम्नलिखित में से एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। गोल्स, उद्देश्य, नीड्स, आवश्यकता, एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक। क्योंकि जब हम इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था एनडीए करके,
नीड होती है, ड्राइव होती है, फिर अराउजल होता है, फिर गोल ड्राइवन बिहेवियर होता है, फिर अचीवमेंट हो जाती है, एंड देन रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाता है। तो ये है, इसमें फीडबैक नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is the pioneer that proposed the 16 basic dimensions of normal personality and devised a questionnaire 16PF to measure them? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेमंड केटल ने इस चीज़ के बारे में बात की थी। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ये ऑप्शंस दिए हैं कि कार्ल जंग ने क्या दिया था, जूलियन रॉटर ने क्या दिया था, या गैरन एलपॉट की जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो भी आपको पता हो। बताने को तो मैं अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन चक्कर वही है फिर कि वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में ही चलूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉकेटिव वर्सेस साइलेंट, फ्रैंक ओपन वर्सेस सीक्रेटिव, एडवेंचरस वर्सेस कॉशियस, sociable versus reclusive. These traits describe which dimension of personality? यानी कि बातूनी बनाम मौन, फ्रैंक खुला बनाम गुप्त, साहसी बनाम तर्क, मिलनसार बनाम एकांत प्रिय, ये सब व्यक्तित्व के किस आयाम का वर्णन करते हैं? तो इसमें राइट आंसर आएगा एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि बहिर्मुखता के बारे में ये वर्णन करते हैं। Next is a more neutral term personality type categories or a typical or exemplary instance of a category is, यानी कि एक अधिक तटस्थ शब्द व्यक्तित्व प्रकार श्रेणियां या एक विशिष्ट या अनुकरणीय उदाहरण है। ऑब्जर्वेशन बायस, अवलोकन पूर्वाग्रह, ओपननेस खुलापन, ओपन माइंडेड खुले विचारों वाला, या प्रोटोटाइप। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डैश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। डैश का व्यक्तित्वकरण विशेष शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 41 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हर किसी को जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़े अलग तरीके से दी जाएगी, हर बच्चा अलग होता है और उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, some institutions and teacher dash were substituting harsh discipline for the educational service exceptional student needed। यानी कि कुछ शैक्षिक संस्थान और शिक्षक डैश छात्रों के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इज डैश रिजल्ट्स इन इमोशनल malfunctioning and certain behavioral disturbance, यानी कि डैश भावनात्मक खराबी और कुछ व्यवहार में गड़बड़ी का परिणाम है। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, कलर ब्लाइंडनेस, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। अब आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो इंजरीज लिखी गई हैं उनका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च कनेक्ट रिसर्च विद, यानी कि जो अनुसंधान कार्य को जोड़ता है फंडामेंटलिज्म से, सोशियोलॉजी से, यूटिलिटी से, बिहेवियर से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशन इज बेसिकली रिलेटेड टू इवेल्युएशन ऑफ, यानी कि प्रायोगिक आविष्कार मूल रूप से डैश के मूल्यांकन से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन इंडिविजुअल शेयर सिमिलर स्टैंडर्ड्स इन अ कम्युनिटी वी कैन यूज द टर्म, जब किसी समुदाय में समान मानकों को साझा किया जाता है तब किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसमें राइट आंसर आएगा एथिकल सिस्टम, यानी कि नीति शास्त्र प्रणाली। नेक्स्ट इज who of the following has never been appointed as the chairman of National Human Rights Commission, यानी कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस पी सदाशिवन। इनके अलावा जस्टिस के जी बालाकृष्णा, जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, जस्टिस ए एस आनंद वो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा जो कभी नहीं रहे हैं। तो ये नेवर, नॉट, ये वाले क्वेश्चन भी थोड़े ट्रिकी से होते हैं, तो उन्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन चेंजेस हैव बीन मेड इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है 2006 वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कभी कभी ऐसा ही होता है, जैसे अब इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर भी कितने सारे क्वेश्चन दे दिए, तो ऐसा हो जाता है कि एक ही टॉपिक से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन या बोथ ए एंड सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जरूरी है यहाँ पर आप ये चेक करें कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, मल्टीलैटरल बॉडी क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग डज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर्स और 70 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति उसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट। पर्यावरण शिक्षा केवल महत्वपूर्ण है प्राइमरी स्कूल स्टेज में, सेकेंडरी स्कूल स्टेज में, या कॉलेज स्टेज में, या फिर ऑल स्टेजेस में। तो ये हमेशा ही ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जीवित और निर्जीव जीवों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। अब यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मतलब इकट्ठे रहते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। फाइटो जियोग्राफी, जिसे बोटानिकल जियोग्राफी भी कहा जाता है, कि कौन सा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट स्पीसीज का। फाइटो सोशियोलॉजी जो कि इकोलॉजी की ब्रांच है, विच concerned with structure, composition and interrelationship of plant communities। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक और रासायनिक घटक का गठन कौन करता है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोटिक स्ट्रक्चर बी एंड एबायोटिक स्ट्रक्चर बी। नेक्स्ट है, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख योगदानकर्ता कौन है इनमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, मोटर व्हीकल्स, इनसे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। इनमें से किससे एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो वो डायरेक्ट ही है यहाँ पे कि स्मोक से हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इन आवर कंट्री द वन महोत्सव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 1 जुलाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन द क्लास, construction of measuring instruments for evaluation of instructional outcomes, comparison of performance of two different classes or schools, और selection of suitable teaching strategies। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है जो पार्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो कंपैरिजन नहीं है पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। तो इसमें आंसर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। जांच आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका डैश की है। तो उनकी भूमिका है फैसिलिटेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस लर्निंग बाय। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर। आईसीटी की फुल फॉर्म, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जनरल सी जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो आती हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लुम्सडाइन हैज मेनली कैटेगराइज्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनटू डैश अप्रोचेस। लुम्सडाइन ने मुख्य रूप से शैक्षिक प्रौद्योगिकी को
डैश दृष्टिकोण में वर्गीकृत किया है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो हिस्सों में उन्होंने बांटा है। नेक्स्ट इज मैसेज इज स्टिमुलस है, लाइट है, वर्बल है या नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल होता है मैसेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस आइडियाज और फीलिंग्स अ मैसेज, यानी कि विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने एवं संदेश को संकेताक्षर करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंडर क्या होता है, कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है, फिर उसके पास एक मैसेज होता है जिसको वो इनकोड करता है, फिर एक मीडियम के जरिए वो रिसीवर को भेजता है, तो रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है, डीकोड करता है, यानी कि उसे समझता है, फिर उसके बेसिस पर वो फीडबैक देता है उसे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो सिंबल्स वगैरह यूज कर रहे हैं बात दूसरों को बताने के लिए, तो वो एनकोडिंग हो रही है अभी, तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस बाय व्हिच रिसीवर्स सिंबल्स ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स। अब जो सोर्स ने भेज दिए तो वो क्या हो जाएगी, डी कोडिंग हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन द क्राइटेरियन टेस्ट। अब क्राइटेरियन टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये आपको पता होना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड 10 कैटेगरीज ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस, यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण की 10 श्रेणियां किसने विकसित की थी। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैंडर ने ये विकसित की थी। नेक्स्ट इज इन विच फॉर्म क्लासरूम बिहेवियर एनालिसिस कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस्ड, यानी कि कक्षा व्यवहार विश्लेषण को किस रूप में समझाया और व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक वे में। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन एनालिसिस टेक्निक इज विच टेक्निक ऑफ इंट्रैक्शन पैराडाइम, यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक, अंतःक्रिया प्रतिमान की कौन सी टेक्निक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट है विच डिकेड डिस्टेंस एजुकेशन इज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में किस दशक में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1962 में। नेक्स्ट है टू मेक अरेंजमेंट्स इज द पार्ट ऑफ, यानी कि व्यवस्था को करने का भाग है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। नेक्स्ट है द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, एक संगठन में शक्ति का प्रत्यायोजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज decentralization. नेक्स्ट है अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का एक कार्यक्रम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करिकुलम, पाठ्यक्रम, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेस्ट जज्ड थ्रू, स्कूल प्रशासन के स्तर के सबसे अच्छे होने का निर्णय लिया जा सकता है लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर, कि कितनी उपलब्धि हो रही है अधिगम की। तो ये राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पज ऑफ, अध्यापक की अभिवृद्धि हेतु समन्वय, उत्प्रेरण, निर्देशन करने का उद्देश्य है। तो इसमें आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपरविजन। अब इसमें थोड़ा सा इंस्पेक्शन का भी वो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। नेक्स्ट इज द मेन पर्पज ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी, यानी कि शिक्षण में पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, कैरिंग आउट ऑफ द करिकुलम, एडवांसमेंट ऑफ प्यूपिल बिहेवियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि विद्यार्थियों के कल्याण हेतु उन्नत, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, यानी कि प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी है मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ लेज़े-फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, लेज़े-फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोला जाता है, इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सीधा सा हमें दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी,
लेकिन आपको बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट इज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्य तौर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल के द्वारा। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज, यानी कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इसका आकलन किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा इंस्पेक्शन के जरिए, यानी कि निरीक्षण के जरिए। नेक्स्ट इज सर्विस बुक इज, यानी कि सेवा पुस्तिका है नेशनल सर्विस प्लानिंग रिकॉर्ड, राष्ट्रीय सेवा योजना अभिलेख, सोशल सर्विस रिकॉर्ड, समाज सेवा अभिलेख, स्कूल सर्विस प्लानिंग रिकॉर्ड या फिर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ और ऑफिसर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सर्विस रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ ऑफिसर। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज द पार्ट ऑफ, योजनाओं और निर्णयों के क्रियान्वयन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, यानी कि कमांडिंग। नेक्स्ट है टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज, प्रोग्राम के सभी तत्वों के बीच सद्भाव लाने के लिए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग या कमांडिंग। तो राइट आंसर होगा कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि कर्मचारी विकास का अर्थ है ट्रेनिंग स्टाफ, रिक्रूटिंग स्टाफ, इंक्रीजिंग स्टाफ और डिक्रीजिंग स्टाफ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सीपीयू, प्रोसेसर, एएलयू या सीयू। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म आ गई फिर से, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज, यानी कि MS शब्द के टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ड आर्ट। नेक्स्ट है स्पेशल इफेक्ट, सॉरी एक तो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, जिन्होंने भी मुझे पेपर सेंड किया है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं स्लाइड्स में उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस, यानी कि जो मौजूदा प्रस्तुति होती है उसे खोलने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Ctrl+O। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स, किससे सारे फार्मूलाज एक्सेल में स्टार्ट होते हैं? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इक्वल टू का जो साइन है वो। नेक्स्ट है इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, यानी कि अगर आप कौन सी की प्रेस करेंगे जिससे आपकी जो टाइपिंग है उसको सामग्री के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटर। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इज स्टार्टेड इन, यानी कि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980s जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर CBT स्टैंड्स फॉर, यानी कि कंप्यूटर में CBT का अर्थ होता है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये था वो क्वेश्चन पेपर जिसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी देरी से अपलोड कर पाई, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आई होप कि इससे आपको थोड़ी हेल्प और मिलेगी कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। एंड जो भी 2-3 दिन बचे हैं अच्छे से तैयारी करनी है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, ये अप्रोच लेके आपने एग्ज़ाम देना है। बाकी थैंक यू सो मच, आप चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।